Good morning students, this is part 4 hydrogen class 11th chemistry. So in the last video I've discussed about the hydrated salts. Fine. So hydrated salts के अंदर water जो है हमने पहला पढ़ा था coordinated water कि water coordination form भी coordinate bond भी बनाता है मेटल्स के साथ. अब ये इंटरस्टिशियल वाटर की फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है. इंटरस्टिशियल जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको सोडियम वॉशिंग सोडा का, तो वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल के बाहर आप डॉट लगा के वाटर मॉलिक्यूल्स लगाते हैं, तो मीन्स वो उस क्रिस्टल लैटिस की इंटरस्टिशियल्स या वैकेंट साइड्स में वाटर प्रेजेंट है. सो दैट इज़ द इंटरस्टिशियल्स वाटर. सो आप यहाँ वॉशिंग सोडा का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप यहाँ पे बेरियम क्लोराइड .2H2 का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे LiCl.2H2 का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे कॉपर सल्फेट .5H2 का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं. फाइन. नाउ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर. अब कुछ वाटर ऐसा है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो उसका एग्जांपल है कॉपर सल्फेट प्लस .5H2. तो कॉपर सल्फेट के अंदर आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं यहाँ पे. तो कॉपर सल्फेट का एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो आपको दिख रहा है, ये कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर है. बट कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर होने के बावजूद जो इसके पास 5 वाटर मॉलिक्यूल है, 4 तो कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड है कॉपर से, बट जो 5वां वाटर है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है सल्फेट से साथ, ये जो सल्फेट है इसके साथ. ठीक है ना. तो जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देख के थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे. तो आपको इसका स्ट्रक्चर आपको लर्न करना पड़ेगा कि कॉपर सल्फेट एक्चुअल में ऐसा नहीं है. एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि 4 वाटर मॉलिक्यूल्स कॉपर से कोऑर्डिनेटेड है. ये आउटर वैलेंसी है सल्फेट की, जो हाइड्रोजन वाटर है ये इसी सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डेड से अटैच है. So it is saying how many hydrogen bonded water molecule are associated with copper sulfate .5H2O. So example is only one. So answer is only one water molecule which is outside the brackets coordination sphere is hydrogen bonded, and the other 4 molecules of water are coordinated. Now next is the hard and the soft water. अब hard और soft water क्या है? So it is saying rain water is almost pure. Fine, it may contain some dissolved gases from the atmosphere, but being a good solvent, when it flows on the surface of the earth, it dissolves many salts. The presence of calcium and magnesium salts in the form of hydrogen carbonate, chloride, sulfate in water make water hard. तो जैसे ही बारिश का पानी ज़मीन पे आया तो मिट्टी में बहुत सारे सॉल्ट्स हैं और ये गुड सॉल्वेंट है, तो मोस्टली सॉल्ट्स आपके वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं. तो अगर कैल्शियम का, मैग्नीशियम का सॉल्ट जो कि हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया या क्लोराइड का हो गया, सल्फेट का हो गया, यानी कि अगर सपोज मैग्नीशियम सल्फेट हो गया या फिर आपका कैल्शियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया या कैल्शियम क्लोराइड हो गया, इस तरीके के सॉल्ट अगर आपके डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी में तो आपका वाटर कैसा हो जाएगा, दैट विल बी दी हार्ड. सो हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद दिस सोप. इस पानी ये सोप के साथ क्या करता है, झाग नहीं बनाएगा. वाटर फ्री फ्रॉम सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर. तो अगर वाटर के अंदर ये जो सॉल्युबल सॉल्ट्स है कैल्शियम मैग्नीशियम के प्रेजेंट नहीं है तो उस पानी को हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर. एंड इट गिव्स लेदर विद ईजिली विद सोप ईजिली. और सॉफ्ट वाटर आपका लेदर के साथ जो आपका सॉफ्ट वाटर है वो सोप के साथ ईजिली लेदर देता है. नाउ नेक्स्ट हार्ड वाटर फॉर्म स्कम. अब हार्ड वाटर लेदर नहीं देगा, हार्ड वाटर स्कम या प्रेसिपिटेट बना देगा विद दिस सोप. एंड सोप कंटेनिंग सोडियम स्टीयरेट रिएक्ट्स विद हार्ड वाटर टू प्रेसिपिटेट आउट कैल्शियम मैग्नीशियम स्टीयरेट. तो आप देख सकते हैं ये आपका सोप है विच इज़ द सोडियम स्टीयरेट. जैसे ही आपने इसे वाटर में डिज़ोल्व किया और सपोज वाटर में कुछ कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट है, तो ये सोडियम स्टीयरेट क्या करेगा, ये अब सोडियम की बजाय इन मेटल से क्या बना देगा, सॉल्ट या कंपाउंड बना देगा, या ऐसा कंपाउंड ऐसा प्रोडक्ट दे देगा जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, जिसको हम स्कम या प्रेसिपिटेट बोलते हैं. दिस मेटल कैन बी कैल्शियम और द मैग्नीशियम. सो यू कैन सी दिस इज द कंपाउंड. ये अब 10th में भी कर चुके हैं. सो इट इज़ देयर फॉर अनसुटेबली फॉर लॉन्ड्री. तो ये अनसुटेबल है लॉन्ड्री के लिए. इट इज़ हार्मफुल फॉर बॉयलर्स एज वेल. बॉयलर्स के लिए भी हार्मफुल है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ स्केल. बिकॉज अगर आप बॉयलर्स में इसको बॉयल करेंगे हार्ड वाटर को तो सॉल्ट्स की डिपोजिशन हो जाएगी उसके अंदर. दिस रिड्यूसेज द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर. बॉयलर की एफिशिएंसी रिड्यूस कर देगा. एंड हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑफ 2 टाइप्स. अब 2 तरह की हार्डनेस है, टेम्परेरी एंड दी परमानेंट हार्डनेस. तो इसके बारे में आप खुद से देखना टेम्परेरी परमानेंट हार्डनेस का मतलब क्या है. ठीक है. तो अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हैवी वाटर विच इज़ D2O. Now it is extensively used as a moderator in nuclear reactor and in exchange reactions for the study of reaction mechanism. तो ये एज ए मॉडरेटर यूज़ होता है. हैवी वाटर जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज ए मॉडरेटर यूज़ होता है और रिएक्शन मैकेनिज़म्स को स्टडी करने के लिए यूज़ हो जाता है. अगर हमें किसी रिएक्शन का मैकेनिज़्म स्टडी करना है तो उस केस में हम हैवी वाटर यूज़ करते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम एज ए मॉडरेटर इसको यूज़ करते हैं. And it can be prepared by exhaustive electrolysis of water or as by byproduct in some fertilizer industries. अगर हम वाटर की एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, मतलब बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, उस केस में आपका D2O प्रोड्यूस हो सकता है.
और या फिर हम कुछ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ के बाय प्रोडक्ट में आपका D2O मिल सकता है. इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर गिवन इन टेबल 9.3 एंड इट इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अदर ड्यूटेरियम कंपाउंड्स. फॉर एग्जाम्पल अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऊपर मैंने एक वीडियो शेयर की थी, सेकेंड पार्ट आई गेस, तो वहाँ पे वाटर के साथ D2O के भी, हैवी वाटर की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेंशन थी, तो आप वहाँ देख सकते हैं जाके. एंड ये अदर ड्यूटेरियम कंपाउंड्स बनाने में भी काम आता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम, ये आप देख सकते हैं, ये CaC2 है, कैल्शियम इथाइनाइड विद D2O, इट इज़ गिविंग यू C2D2. मतलब आप देखें, देखो ये C2H2 मिलना चाहिए था, अगर आप वाटर डालते तो आपको इथाइन मिलता, ठीक है ना. अब ये यहाँ पे इथाइन ना मिल के आपको C2 क्या मिल रहा है, C2D2. H की जगह तो ड्यूटेरियम आ गए, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह कैल्शियम के साथ OH की जगह D आ गया. नाउ SO3 की अगर आप वाटर रिएक्शन कराएं D2O के साथ तो आपको मिल रहा है D2SO4, अदरवाइज H2O के साथ क्या मिलता है, H2SO4. तो H की जगह जस्ट D लगाना है आपको. ऐसे ही एल्युमिनियम कार्बाइड है, ये कैल्शियम कार्बाइड था. नाउ दिस इज एल्युमिनियम कार्बाइड, 3 कार्बन का, और 12 आप D2O यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखें आपको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन मिलेंगे, बट हाइड्रोजन की जगह क्या होगा, ड्यूटेरियम होगा, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में OH की जगह क्या होगा, D होगा. ठीक है, दिस इज एल्युमिनियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड. Now next is the dihydrogen as a fuel, which is the last topic of this chapter. Dihydrogen as a fuel. So dihydrogen releases large quantities of heat on combustion. So that is why the data on energy released by combustion of fuels like dihydrogen, methane, LPG are compared in terms of the same amounts in mole, mass and volume as shown in table 9.5. अब इट इज़ सेइंग कि जितनी एनर्जी रिलीज़ करता है, लाइक डाईहाइड्रोजन जितनी भी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, द डाटा ऑन एनर्जी रिलीज बाय कम्बशन ऑफ फ्यूल्स लाइक डाईहाइड्रोजन, मीथेन, LPG आर कंपेयर्ड इन द टर्म्स ऑफ सेम अमाउंट्स ऑफ मोल, मास एंड वॉल्यूम. जितने भी डाईहाइड्रोजन आपकी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, या मीथेन या LPG, इन सब का कंपैरिजन करके हम देख सकते हैं कि इनका जो कंपैरिजन है मोल में, मास में, वॉल्यूम में, या सेम अमाउंट, अगर हम इनका मोल में सेम अमाउंट ले लें, या सेम मास ले लें, या सेम वॉल्यूम ले लें, तो इनका डाटा हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि किस में कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है. इसका टेबल 9.5 है, आई गेस यहाँ मैंने शो नहीं किया है, नहीं है यहाँ पे शो, यू कैन सी हेयर कि एनर्जी रिलीज्ड पर मोल, पर ग्राम, पर लीटर. डाईहाइड्रोजन 286, गैशियस में, लिक्विड में 285, LPG में देखें हम, LPG पर मोल कितनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, 2220, मीथेन गैस 880 एंड ऑक्टेन 5511 पर मोल का. पर ग्राम के हिसाब से कंपैरिजन करें तो 143, 142, 50, 53, 57 पर ग्राम बहुत ज़्यादा करा डाईहाइड्रोजन तीनों के कंपैरिजन में. और पर लीटर की बात करें तो पर लीटर डाईहाइड्रोजन गैशियस स्टेट में 12 बस, और लिक्विड स्टेट में 9968 किलोजूल पर मोल. एंड अगर आप LPG देखें तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा है LPG की, मीथेन गैस और ऑक्टेन गैस. तो यहाँ कंपैरिजन कर रखा है हमने पर मोल, पर लीटर के हिसाब से, मतलब पर मोल, पर वॉल्यूम और मास के हिसाब से. Now from this table it is clear that on a mass for mass basis hydrogen can release more energy than petrol about 3 times. अगर हम मास बेसिस पे देखें, ठीक है ना, हाइड्रोजन को अगर हम कंपेयर करें मास बेसिस पे, तो हाइड्रोजन जो है पेट्रोल से 3 गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है. सो पॉल्यूटेंट्स इन कम्बशन ऑफ डाईहाइड्रोजन विल बी लेस देन पेट्रोल. पॉल्यूटेंट भी पेट्रोल से कम होंगे इसमें. द ओनली पॉल्यूटेंट विल बी द ऑक्साइड ऑफ डाईनाइट्रोजन. अब सब एक ही पॉल्यूटेंट इसमें रहेगा जो कि है ऑक्साइड्स ऑफ डाई नाइट्रोजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाई नाइट्रोजन एस इम्प्योरिटी विद डाईहाइड्रोजन, क्योंकि डाई नाइट्रोजन की इम्प्योरिटी रहती है डाईहाइड्रोजन के साथ, इसी वजह से एक ही पॉल्यूटेंट होने के चांसेस हैं यहाँ पे, विच इज़ द ऑक्साइड्स ऑफ डाई नाइट्रोजन. दिस इज ऑफ कोर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंजेक्टिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इनटू द सिलेंडर टू लोअर द टेम्परेचर सो दैट द रिएक्शन बिटवीन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन मे नॉट टेक प्लेस. अब इसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं हम, सिलेंडर में थोड़ा पानी डालते जिससे टेम्परेचर इतना ना हो कि रिएक्शन हो जाए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में. However, the mass of the container in which dihydrogen will be kept must be taken into consideration. तो ये भी ध्यान में रखना है कि जितना आप मीन्स द मास ऑफ द कंटेनर इन विच डाईहाइड्रोजन विल बी केप्ट मस्ट बी टेकन इन. जिस भी कंटेनर में आप डाईहाइड्रोजन डाल रहे हैं उसका मास भी आपको ध्यान रखना है. एंड द सिलेंडर ऑफ कंप्रेस्ड कंसिडरेशन अ सिलेंडर ऑफ कंप्रेस्ड डाईहाइड्रोजन, जो आपका सिलेंडर है कंप्रेस्ड डाईहाइड्रोजन का, इट वेट्स अबाउट 30 टाइम्स एज मच एज टैंक ऑफ पेट्रोल कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो अगर आप सिलेंडर लें कंप्रेस्ड डाईहाइड्रोजन गैस का, उसका वेट 3 गुना ज़्यादा रहेगा अगर हम उतना ही अमाउंट पेट्रोल का लें टैंक के अंदर, तो हाइड्रोजन का डाईहाइड्रोजन का वेट उससे 3 गुना ज़्यादा है. तो एज ऑल्सो डाईहाइड्रोजन गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग टू 20 Kelvin. दिस वुड रिक्वायर एक्सपेंसिव इंसुलेटेड टैंक्स. Tanks of metal alloy like
सोडियम निकल N5, टाइटेनियम TiH2, मैग्नीशियम MgH2 एट्सेट्रा। अब ये सारे एलॉयज़ हैं मेटल के। दे आर यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ डाईहाइड्रोजन इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। ठीक है, तो ये हम मेटल एलॉयज़ यूज़ करते हैं, टैंक्स यूज़ करते हैं जहाँ पे आप डाईहाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हैं बट इन स्मॉल क्वांटिटीज़। एंड दीज लिमिटेशंस हैव प्रोमोटेड रिसर्चर्स टू रिसर्च फॉर ऑल्टरनेटिव टेक्निक टू यूज़ डाईहाइड्रोजन एंड इफेक्टिव वे। तो इसी वजह से बिकॉज लिमिटेशंस आ गई डाईहाइड्रोजन की, अब डाईहाइड्रोजन को आप स्टोर करने में प्रॉब्लम आ गई, तो इस वजह से रिसर्चर्स के पास एक लिमिटेशन है कि ये इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। अब उनको कुछ ऑल्टरनेटिव टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते इन ए एफिशिएंट वे। नाउ नेक्स्ट, इन दिस व्यू हाइड्रोजन इकोनॉमी इज़ एन ऑल्टरनेटिव. The basic principle of hydrogen economy is the transportation and storage of energy in the form of liquid or the gaseous dihydrogen. तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है हाइड्रोजन इकोनॉमी का, कि हमें ट्रांसपोर्ट करना है और स्टोर करना है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और द गैशियस हाइड्रोजन. सो एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी इज दैट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डाईहाइड्रोजन नॉट एज इलेक्ट्रिक पावर. तो हाइड्रोजन इकोनॉमी का एक एडवांटेज ये हो गया कि एनर्जी जो है डाईहाइड्रोजन की फॉर्म में ट्रांसमिट होगी बट नॉट एज एन इलेक्ट्रिक पावर. इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट अ पायलट प्रोजेक्ट यूजिंग डाईहाइड्रोजन एज अ फ्यूल वॉज लॉन्च्ड इन October 2005 for running automobiles. Initially, 5% dihydrogen has been mixed in CNG for use in four-wheeler vehicles. The percentage of dihydrogen would be gradually increased to reach the optimum level. So nowadays, it is also used in fuels for generation of electric power, and it is expected that economically viable and safe sources of dihydrogen will be identified in the years to come for its usage as a common source of energy. So आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट करते हैं कि इकोनॉमिकली हम या फिर एक कुछ सेफ सोर्सेज हम ढूंढ लेंगे जिसकी वजह से हम नाइट्रोजन को यूज़ कर सकें अच्छे तरीके से, वो आइडेंटिफाई कर लेंगे आने वाले कुछ सालों में, ताकि ये कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाए. बिकॉज हमारे पास हाइड्रोजन की कमी नहीं है, वी हैव अ हाइड्रोजन इकोनॉमी. सो दिस इज़ द चैप्टर हाइड्रोजन.